मैं सिर्फ 2 मिनट जो मैं आर्ग्यूमेंट ला रहा था कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जो कि हमारे मुल्क के लिए नहीं है, और हमारे मुल्क में हमारा मीडिया ने भी उसको कोई प्राइम टाइम में उसका कोई ज़्यादा जिक्र नहीं देखा गया, और यहाँ जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है या लीडरशिप है उसका भी कोई आज जो इसका किसी ने भी जिक्र ही नहीं ज़्यादा किया इसका। बिलावल साहब अपनी वो आईनी उसके लिए पूरी दुनिया को कन्विंस करते नजर आए, नवाज शरीफ साहब ने अपना मुझे क्यों निकाला की रट जारी रखी, पीटीआई का ये था कि आज 3 शहरों में उन्होंने जुलूस निकाले, मुनासिब लोग इकट्ठे कर लिए। अब वो डी चौक के अंदर जो आ रहे हैं और यहाँ एससीओ होने जा रही है, क्रिकेट की टीम इंग्लैंड से आ चुकी भी है, और हमारे बॉर्डर पे जंग आ चुकी है, ईरान का इन्वॉल्व होना, बॉर्डर पे जंग आ चुकी है। शाह साहब हमारे यहाँ वो जो इसके वो तशवीश होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। इसकी रोशनी में फ़िलहाल हमें बताइए कि हमारे लिए एक तो वैसे ओवरऑल मैं चाह रहा हूँ अपना एक मुफस्सिल व्यू दें कि ये जो एक्सपेंशन हो रही है जंग की, ईरान का वहाँ पे मिसाइलों का हमला, इसकी क्या अहमियत है? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपने बड़ा अच्छा तज्जिया दिया जिससे मैं इत्तफाक भी करता हूँ। पहले तो एक मैं अफसोस का इजहार कर दूँ आपको, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपसे, मैं मुत्तफिक हूँ कि पूरा सियासी और जियोपॉलिटिकल मंजरनामा हमारे इर्द गिर्द तब्दील हो रहा है इस वक्त। बड़ी तारीखी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हमारा यहाँ जो फोकस है हमारा हुक्मरान तबके का, वो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं इर्द गिर्द के डेवलपमेंट से। उनका ताल्लुक सिर्फ हुआ है किस्सा कुर्सी का, कि किस तरह अपने आप को कंट्रोल किया जाए, किस तरह वो एक बंदे को जो कैदी नंबर 804 है उसको काबू करने की कोशिश की जाए, जो अभी तक नाकाम हुई है, और छोटी मोटी पेटी चीज़ों में फंसे हुए हैं। शाह साहब आपने अभी फरमाया कि ये ईरान को बड़े अरसे से ट्रैप करना चाह रहे थे, बिल्कुल सही किया, मगर ईरान के लिए ऑप्शंस बड़ी मुश्किल हो गई थी क्योंकि उसके एलाइज बड़े डिमोरलाइज थे, और ये सिलसिला जारी ही था कि गाज़ा के हमले के बाद से तसलसल के साथ ये ना सिर्फ जारी था, एक्सेलरेट किया जा रहा था। और हाल ही में कासिम सुलेमानी, फिर इस्माइल हानिया, फिर हसन नसरुल्लाह, वो फाइनल एक स्ट्रॉ थी। तो वो भी पोस्चरिंग उनके लिए भी बड़ी मैटर करती है, और ये शायद उनके लिए भी ये करना, और उन्होंने बड़ा रिस्ट्रिक्टेड किया है अभी भी, जैसे मैं अपने दाइये में जिक्र कर रहा था कि उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को किया है, उन्होंने सिविलियंस को नहीं किया। तो ये उनके लिए भी क्या लाजमी हो गया था, और क्या अब अमेरिका के लिए, क्योंकि ये उनकी साख को बहुत नुकसान पहुंचा है, उनका ये डिफेंस का जिस तरह आपने जिक्र किया है डोम का और वो एरो का, और वो हम सुनते थे वो जो डेविड स्लिंग जो है वो सारा बीच में रह गया है। तो उसको अपनी इज्जत को रेस्टोर करने के लिए इनके लिए क्या इतना लाजिम ईरान के लिए हो गया था, और उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं अमेरिका के लिए? देखा ना, ईरान का आपने जो बात की, पहले वो एक थोड़ी सी उसकी बात कर लूँ। ईरान ने 3 पैगामात भेजे हैं अपने इस हमले से। एक पैगाम उन्होंने अपनी पब्लिक ओपिनियन को और अरब पब्लिक ओपिनियन को, और अपने जो उनके हलीफ हैं चाहे वो लबनान में हो या फ़लस्तीन में, उनके लिए था। क्योंकि ईरान के लिए एक बड़ी बेइज्जती हुई थी कि उनके घर जाके इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, और फिर अमरीकनों ने ईरानियन को कहा और धोखा दिया, मेरे ख्याल में अमरीकनों ने ईरानियों को, कि आप जवाबी कार्रवाई ना करें इस्माइल हानिया के इशू पर, क्योंकि हम जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमास के साथ और इजराइल के साथ, और अगर आपने जवाबी कार्रवाई की तो जंग बढ़ जाएगी और फिर हमें मुश्किलात होंगी अमन लाने में गाजा में। तो उसकी खातर ईरान को कहा गया कि आप खामोश हो जाए, तो वो हो गए, लेकिन आपने देखा कि वो धोखा था। दूसरा पैगाम उनका था इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल का तकबर बहुत बढ़ गया था। उनका मतलब था कि हम आपके घर जाके, जो सबसे इंपॉर्टेंट इदारा है इजराइल का, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इजरायली स्टेट का, मोसाड हेडक्वार्टर्स जो तल अवीव के शहर के अंदर है, हम उसको भी हिट कर सकते हैं, जिसको उन्होंने हिट किया है। और आपके जो स्ट्रेटेजिक बेसिस हैं उनको भी हिट कर सकते हैं, जिसमें F-35 जहाज भी सुने तबाह हुए हैं, और वो उसमें जो यूनिट है ना 8200 जिन्होंने वो सारी कार्रवाई की है ये और इंटेलिजेंस के हवाले से, उसके हेडक्वार्टर्स को भी हिट किया। तो एक इजराइल को पैगाम था कि हमारे में हिम्मत भी है, हमारे में सलाहियत भी है। और तीसरा पैगाम अमेरिका के लिए था कि आप बड़ी जंग की कोशिश ना करें, आप हमें इतना प्रोवोक ना करें, लेकिन हम ठीक है, हम नहीं चाहते जंग,
इस वक्त हमें मौका नहीं है, वो ट्रैप में नहीं आना चाहते, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। वो कहते हैं ना फेस सेविंग भी बड़ा ज़रूरी है हमारे कल्चर में, और वो एक होता है कि जी अब बिल्कुल ही यरक गए हैं, फिर वो एक इंप्रेशन जा रहा था कि वो तो लंबे पै गए जी, यरक गए हैं। तो वो ईरान को उन्होंने फिर भी इट्स अ रिस्ट्रेंट, मैं नहीं समझता फुल फ्लेज रिटेलिएशन है। उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अटैक किया, सिविलियन टारगेट्स नहीं अटैक किए, सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स हैं। अगर अब इजराइल करता है, उनके कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सेज क्या हो सकते हैं, एक तो ये है उनके 6 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उस पर अटैक हो सकता है। फिर दूसरा है ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तेल का जो बेसिस है ईरानियन इकोनॉमी पर, उस पर अटैक हो सकता है। फिर सिंबॉलिक टारगेट्स हैं ईरान के इंकलाब के, इमाम खुमैनी का मकबरा भी है और चीज़ें भी हैं जो रेवोल्यूशन के बुनियाद पर है। तो एक वो भी चाहते हैं कि ईरानी हुकूमत और ईरानी अवाम में खलीज पैदा की जाए, और अल्टीमेटली तो इनके नज़र तो इनका ईरानी इंकलाब खटकता है इनको, तो वो चाहते हैं, ख्वाहिश तो होगी रजीम चेंज की, लेकिन वो इस हालात में मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल शाह साहब, ये आपकी बिल्कुल बहुत ही मंतकी बात है कि आसान नहीं, मगर ये सवाल है बहुत बड़ा, क्योंकि एट स्टेक उनके लिए भी एक तो क्योंकि इसराइल की जो तमाम खित्ते के अंदर दहशत की अलामत, वो अपना ये जो रेपुटेशन है ये इसको भी बचाना चाहते हैं। प्लस जो है उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर अमेरिका कर उनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी ज़्यादा है। इंडिया ने हमारे बराबर में बराक 8 जो है तक पहुंच गया है, उनके साथ ये एयर डिफेंस का जॉइंट वेंचर किया हुआ है। वो भी मेरे ख्याल परेशान होंगे ये डोम की तबाही के बाद और एरो सिस्टम के बाद। तो ये उसकी अपनी कमर्शियल इंटरेस्ट को, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को करने के लिए बहरहाल कुछ ना कुछ तो शायद उनको, और उन्होंने दिखाया भी है कि लेबनान में ज़मीनी जंग को एक्सेलरेट करके कि वो इसी इंटेंट पे, और उनकी ख्वाहिश होगी। डिसीजन क्या इसराइल का है या अमेरिका का है? देखिए ना, पिछले 1 साल में $20 अरब उन्होंने असला दिया है। 12 बिलियन पहले दिया था और पिछले हफ्ते $8 बिलियन दिया है। तो इसमें पूरा बी वेरी क्लियर, जो अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उनका CIA, उनका पेंटागन, सारा वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। और वैसे भी उन्होंने मान लिया है कि जो ईरानी मिसाइल आए थे उसको रोकने में US नेवी के इंटरसेप्टर्स, वो USS फोर्ड, USS आइजनहावर, जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है, उससे चल पड़े थे। तो वो उनकी पूरी इस वक्त मिली भगत है, क्योंकि इसराइल को उन्होंने एक बच्चे की तरह पाला है, तैयार किया है इन द इस्लामिक हार्टलैंड। उसको उन्होंने इकट्ठे, ये जॉइंट ऑपरेशन है, ये अकेला नहीं है वो सारा। और ये जो कहते हैं ना इसराइल का पता नहीं है, इस वक्त बाइडन वाला मैटर नहीं करता, बाइडन और कामला वाला दे डोंट मैटर। इट्स अमेरिकन डीप स्टेट, अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिका को चला रही है। मैं तो कहता हूँ मजाक से कि शायद पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है वो अमेरिका ने भी इम्पोर्ट कर लिया है फिलहाल टिल 20 जनवरी 2025, क्योंकि उधर भी कोई बाइडन को भी सॉफ्ट कू से निकाला है उन्होंने। ये बी वेरी क्लियर, बाइडन तो जाना नहीं चाह रहा था, उसको सॉफ्ट कू किसने किया? अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने और डेमोक्रेटिक पार्टी ने, क्योंकि वो समझते थे कि अगर ट्रंप को रोकना है तो बाइडन ये काम नहीं कर सकता, तो कामला को लॉन्च कर दिया जाए। जी, ये आपका ये जो जुमला और ये थ्योरी बड़ी मशहूर हुई है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, मैं भी देखता रहा हूँ। मगर शाह साहब, आपने जो जिक्र किया मुस्लिम ममालिक का कि OIC और ख़ास तौर पे अरब ममालिक जो हैं वो तो बिल्कुल एक्सपोज मज़ीद होके, पहले कोई कमी नहीं रह गई थी। अभी भी टर्की का आपने थोड़ा सा बयान आया, बट टर्की का भी वो अज़रबैजान के साथ उनकी भी ऑयल वो की सस्टेनेबिलिटी होती है, तो वो भी कोई इतने ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। बाकी जो है जॉर्डन के ऊपर पहले भी एक्सपोज थे, अभी बहुत ज़्यादा पब्लिक का एक रिएक्शन भी होगा। तो बाकी अरब ममालिक के लिए भी, पाकिस्तान समेत, तो मुसलमानों रियासतों का, अरब ममालिक का इसके बाद से कोई वही पुराना तौर तरीका रहेगा कि उसी तनख्वाह के साथ गुजारा करेंगे, या पब्लिक की तरफ से प्रेशर आएगा या कुछ कर पाएंगे? मेरे ख्याल में इसका पब्लिक का प्रेशर बड़ा आएगा। और मैं ये अभी पढ़ रहा था कि इंटरव्यू, अभी स्टोरी आई है, आप तो जानते हैं, यू लिव्ड इन वाशिंगटन ऑल्सो, मैं खुद पुराना वाशिंगटोनियन हूँ, जॉर्ज टाउन में रहा हूँ। ये द अटलांटिक एक रसाला है, वाशिंगटन से छपता है, आपने देखा हर मंथली आता है। उसमें जो अभी नया लेटेस्ट इशू में उन्होंने कहा है, खुद वो मीटिंग जो हुई थी ब्लिंकन की, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ, MBS के साथ, तो उसने MBS ने कहा है कि जो हमारे नौजवान नस्ल है, वो अवाम जो है, सऊदी अवाम, वो फ़लस्तीन के पूरी तरह साथ हैं। तो वो बड़ा एक उनके लिए विजन है। तो जो अरब एलीट है और अरब स्ट्रीट है,
उसमें बहुत बड़ी खलीज आ गई है। और देखें ना, ये तो एक हो गया कि एक मुल्क खड़ा हो गया है, हमास खड़े हो गए हैं, हिजबुल्लाह खड़ा हो गया है, लेकिन जो इतनी बड़ी रियासतें हैं, इतने उनके पास पैसा है, उनके पास शान और शौकत है, उनके पास असला भी है, लेकिन उनमें जान नहीं है, हिम्मत नहीं है, और वो बस यरके हुए हाथ मलते रहते हैं। और हमने भी खामोशी इख्तियार की है। और आपकी बात सही है, तुर्की का बयान आया है, वो भी ज़रा फुसफुसा आया है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कल वो अनवर इब्राहिम की एक स्पीच भी है, द प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के आए हैं, मैं भी जाऊँगा, उधर नस्ट में है, उनको डिग्री मिल रही है PhD की, वो शायद कोई दबंग बात करें, उनमें हिम्मत है, वो ही इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर। लेकिन ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड ने बहुत डिसअपॉइंट किया, बिल्कुल मजा नहीं आया, और वो डरे हुए हैं, यरके हुए हैं। जी जी, मैं उसको पाकिस्तान की उससे लिंक करूंगा, पर उससे पहले एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि वहाँ पे जो इस वक्त डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की इसराइल के हवाले से 19-20 की पॉलिसी का फ़र्क है, मुकाबला होता है कौन कितना खुश करना चाह रहा है उनको, तो उसमें इस वाक़े का अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर किसको फ़ायदा होगा, ट्रंप को या कैमला हैरिस को? इसका देखें जी, कैमला हैरिस हो या बाइडन हो, ये हुकूमत में है, इनके खिलाफ ऑलरेडी एक सेंटिमेंट बिल्ड हो गया था जो डेमोक्रेटिक पार्टी की लिबरल विंग है।